माँ जी, चाय लीजिए। ये सुनकर अचानक विमला जी की आंख खुल गई। सामने देखा तो बहू सुबह की चाय लिए खड़ी थी। रख दो, मुंह बनाते हुए विमला जी ने कहा। चाय रखकर बहू चली गई। चाय पीते हुए विमला जी सोचने लगी, इन 50 सालों में कितना कुछ बदल गया है। कभी सुबह का समय मेरे लिए कितना बिजी होता था। हमारे समय में तो सुबह उठकर बुजुर्गों के पांव छुए जाते थे, मगर आजकल की बहुओं के पास तो समय ही नहीं होता। सास ससुर के पांव छूने के बाद ही मेरी दिनचर्या शुरू होती थी। अमित और सुमित को स्कूल भेजना, प्रकाश के दफ्तर के लिए लंच तैयार करना, सास ससुर की असीमित मांगों को पूरा करना, देवर नंदों का जमघट, रिश्तेदारों का तांता, और ये सारा काम मैं नन्ही सुमन को गोद में लिए हुए ही करती थी। दादी, ये सुनकर विमला जी की तंद्रा टूट गई। सामने विमला जी का पोता नन्हा शुभम खड़ा था। दादी, कपड़े पहना दो, स्कूल जाना है। मम्मी नाश्ता बना रही हैं। जाओ, छोटी मम्मी से पहन लो, वो बर्तन धो रही हैं। शुभम अपनी तोतली जुबान से बोल रहा था। विमला जी बिस्तर से उठी और शुभम का हाथ पकड़े रसोई घर तक चली आईं। ये क्या है बहू, शुभम को कपड़े भी नहीं पहना सकती? सारे बर्तन अभी ही धोना जरूरी है? मैं बिस्तर से उठी नहीं कि मुझे काम पकड़ा दिया। भुनभुनाते हुए विमला जी बाथरूम में घुस गई। शाम को दफ्तर से आते ही अमित ने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम तैयार नहीं हुई? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग चले जाओ। सिर पर हाथ रखकर बैठी विमला जी ने अनमने ढंग से कहा। क्या हुआ है माँ, तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं? कहते हुए अमित माँ के माथे को छूकर देखने लगा। नहीं, मुझे बुखार नहीं है, बस यूं ही जरा सिर भारी हो गया है, विमला जी ने कहा। अमित अपनी पत्नी नीता को बुलाकर बोला, नीता, माँ को दवा दे दो, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, फिर हम सब साथ चलेंगे। अग्रवाल जी के यहाँ हमें पार्टी में जाना है। माँ को तो उन्होंने विशेष जोर देकर बुलाया है। थोड़ी देर में सुमित भी ऑफिस से आता ही होगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। बहुत घूम चुकी मैं, घूमने की इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है, तुम लोग जाओ, विमला जी ने कहा। माँ, तो क्या तुम अकेली रहोगी? और फिर पार्टी में जाना था तो खाना भी नहीं बना है, अमित ने कहा। मेरे खाने की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात अकेले रहने की, तो तुम लोगों के साथ रहकर भी मैं अकेली ही हूँ, कहती हुई विमला जी अपने कमरे में चली गई। अवाक सा अमित माँ को देखता रह गया। अपने कमरे में लौटकर अमित ने नीता से कहा, सबको कह दो पार्टी में कोई नहीं जाएगा। नीता कुछ नहीं बोली, कपड़े बदलकर रसोई घर में चली गई। छोटी बहू मीना भी अपने कामों में लग गई। बच्चे उदास होकर सोने चले गए। पूरे घर में मातम सा छा गया। सुमित जब घर लौटा तो उसकी पत्नी मीना ने उसे सब कुछ बता दिया। वो ये कहकर कि रात को देर से लौटेगा, फिर बाहर निकल गया। रात का सन्नाटा था, लगभग सभी सो चुके थे। अमित को नींद नहीं आ रही थी। आज वो बहुत उदास था, इसलिए नहीं कि आज वो पार्टी में नहीं गया, बल्कि माँ को लेकर दुखी था। बगल में नीता सो रही थी। उसने धीरे से आवाज दी, नीता, क्या है? शायद वो भी जाग रही थी। सारा दिन घर के कामों में बिजी रहते हुए नीता रात को बिल्कुल निढाल हो जाती। अमित से बात किए हुए कभी कभी कई दिन हो जाते। कभी बात करती तो उसे अजनबी की तरह लगता। अमित भी उसकी मजबूरियों को समझते हुए उसे सोते में कभी परेशान नहीं करता। ये माँ को क्या हो गया है नीता? अमित ने पूछा। मैं क्या जानूं, तुम्हारी माँ है, तुम ही पूछ लो, नीता ने अनमने ढंग से कहा। क्यों, वो तुम्हारी माँ नहीं है? अमित बोला। उन्होंने मुझे बेटी समझा ही नहीं, फिर वो मेरी माँ कैसी हो सकती हैं? मैं तो सिर्फ उनकी बहू हूँ, बिना हाड़ मांस की, बिल्कुल मशीनों की तरह उनकी मांगों को पूरी करने वाली। ऐसा मत कहो नीता, पहले वो ऐसी नहीं थीं, समझाते हुए अमित ने कहा। पता नहीं,
मैंने तो जब से इस घर में कदम रखा है वो ऐसी ही हैं, नीता बोली। ज़रूर हमारी सेवा में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। क्यों माँ दिन ब दिन अपने आप में सिमटती जा रही हैं? किसी से कुछ कहती नहीं, अपने मन की बात किसी को बताती नहीं, अमित बोला। हाँ, लेकिन सभी की बातों में दखल अंदाजी ज़रूर करती हैं, और ज़रा सी गलती हुई नहीं कि व्यंग करना और मेरे पूरे खानदान को ताने कसने में भी नहीं चूकती। कितनी देर रहते हो तुम घर में? जब भी आते हो मुंह बनाकर बैठ जाती हैं, नीता ने थोड़ा गुस्से में कहा। बस करो नीता, आखिर वो इस घर में सबसे बड़ी हैं। अगर हमारी गलतियों पर उंगली उठाती हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, अमित ने धीमे स्वर में कहा। मुझे सोने दो अमित, सुबह अंधेरे ही उठना पड़ता है। तुम लोगों का क्या, 8 बजे आराम से उठोगे? कहते हुए नीता ने करवट बदल लिया। अमित की आंखों में नींद नहीं थी। जाने क्यों बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें उमड़ घुमड़ कर सामने आती जा रही थी और अमित उन्हीं में खो गया। अमित जब 10 साल का था तब उसके पिता नहीं रहे। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा अमित था, उसके बाद सुमित। सबसे छोटी सुमन उस वक्त गोद में थी। पति की मौत के इस भयानक सदमे को विमला जी ने अपने सीने में हमेशा के लिए कैद कर लिया। बच्चों के सामने इसे कभी बाहर नहीं निकलने दिया। विमला जी के सामने लंबी अथाह जिंदगी पड़ी थी। अपने संघर्ष के दिनों में चट्टान बनकर विमला जी ने अपनी जिंदगी की गाड़ी को किसी न किसी तरह खींचा। पति द्वारा संचित थोड़ी सी जमा पूंजी से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया कि वो अपना जीवन खुद जी सके। माँ के संघर्षों में हिस्सा बटाता अमित बचपन से ही बहुत समझदार था। हालातों ने उसे घर की जिम्मेदारियों में लपेट रखा था। माँ उसके जीवन की आदर्श थी। विमला जी के तीनों बच्चे महत्वाकांक्षी थे। जिस दिन अमित इंजीनियर बना, विमला जी को लगा कि उनका जीवन सफल हो गया। लंबे कष्ट भरे दिन उस दिन बहुत छोटे प्रतीत हुए। वर्षों से सीने में दबाए उनके सारे गम आज बाहर निकल पड़े थे। उस दिन बंद कमरे में पति की तस्वीर के सामने विमला जी फूट फूट कर रोईं। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? मैंने माँ और बाप की दोहरी जिंदगी निभाते हुए अपना फर्ज पूरा किया है। 3 साल के बाद सुमित को भी एक फर्म में नौकरी मिल गई। दोनों बेटों की शादी विमला जी ने धूमधाम से की। बड़ी बहू नीता जब आई तब उसकी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन ससुराल आते ही घर की बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारियों से उसे बांध दिया गया और 1 साल में वो माँ भी बन गई। पढ़ाई को तिलांजलि देकर धीरे धीरे वो घर गृहस्थी में डूब गई। लेकिन छोटी बहू ने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और सुमित के सहयोग से उसी कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। बचपन से ही अमित और सुमित के स्वभाव में अंतर था। अमित के जीवन में माँ ही सब कुछ थी। उनकी हर गलत और सही सभी बातों को आंख मूंदकर वो स्वीकार कर लेता था। ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे माँ को ठेस पहुँचे, चाहे इसके लिए उसे अपनी इच्छाओं खुशियों को ताक पर ही क्यों न रखना पड़ता हो। शादी के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके लिए सबसे पहले माँ थी, उसके बाद पत्नी। सुमित भी माँ को बहुत प्यार करता था। आम माँओं से उसे अपनी माँ सबसे अलग लगती थी, लेकिन वो माँ का अंधभक्त नहीं था। माँ की गलत बातों का बचपन से ही वो विरोध करता था। उसके लिए गलत बात गलत थी और सही बात सही, चाहे उसे किसी ने भी किया हो। उसके लिए माँ का स्थान अलग था और पत्नी का अलग। माँ और भाइयों के बीच पली बड़ी सुमन घर के सुख दुख से अलग थी। कम उम्र में ही अमित को नौकरी मिलने के कारण उसने सुमन को किसी बात का अभाव नहीं होने दिया। आज सुमन की शादी एक अच्छे परिवार में हो चुकी है। कुल 5 पोते पोतियों, जिसमें 3 बच्चे अमित के और 2 बच्चे सुमित के हैं, कि दादी बनी विमला जी अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन अपने जीवन के इस मोड़ पर आकर
विमला जी बहुत बदल चुकी हैं। कभी ममता और वात्सल्य से भरी विमला जी आज कठोर सास बन चुकी हैं। वो शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से बहुओं को प्रताड़ित करती हैं। इससे बेटों से भी दिन पर दिन दूर होती जा रही हैं। हर समय घुटते रहना और ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें करना उनकी आदत बन चुकी है। अपने ही घर में अपनों को पराया समझना और इतने बड़े परिवार में भी अकेलेपन का एहसास उन्हें हर समय सालता रहता है। जब से बेटी विदा हुई, उन्होंने रसोई घर की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। कभी भूले भटके चली भी जाती तो ताने मार मार कर सबकी हालत खराब कर देती। एक बार तो ऐसा कुछ हुआ कि अमित ने बौखलाकर माँ को अपनी कसम दे दी, बहुओं के होते हुए तुम्हें आज से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ। विमला जी इस मामले में भाग्यशाली थी कि नीता और मीना ने कभी उनकी उपेक्षा नहीं की, उनके सामने कभी जुबान नहीं खोली। एक समय था जब अपने संघर्ष और कष्टों के समय में भी विमला जी हमेशा उत्साह से भरी रहती। हालांकि आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन खुशी और उत्साह गायब है। अपने को बीमार घोषित करती हुई बहू और बेटों की हर हरकतों पर नजर रखते हुए विमला जी हमेशा कुड़ी बैठी रहती हैं। आज रविवार का दिन था, सभी की छुट्टी थी। माँ जल्दी आओ, खाना टेबल पर लग चुका है, अमित ने माँ को बुलाया। कराहती हुई विमला जी धीरे से आकर कुर्सी पर बैठ गई। आज के दिन का सभी को इंतजार रहता, क्योंकि घर के सभी छोटे बड़े एक साथ ही खाना खाते थे। बाकी दिन तो सभी अपने अपने कामों में बिजी रहते, और दिनों में तो किसी के खाने का समय ठीक नहीं रहता। खाने के लिए सबसे ज्यादा परेशान विमला जी ही करती। एक तो समय पर नहीं खाती, दूसरे जब भी खाती तुरंत बना खाना ही खाती। इस कारण नीता का सारा दिन रसोई घर में ही बीत जाता। मीना तो ऑफिस चली जाती थी, लेकिन जितनी देर भी घर में रहती नीता की मदद किया करती थी। नीता को कभी भी मीना से कोई शिकायत नहीं रही। माँ तुम ठीक से खा नहीं रही हो, आज तो खाना बहुत ही टेस्टी बना है, सुमित ने कहा। क्या देवर जी, खाना सचमुच टेस्टी बना है या भाभी को ऐसे ही मक्खन लगाया जा रहा है, खिलखिलाते हुए नीता ने कहा। इस बात पर सभी हंसने लगे और भाभी देवर की नोकझोंक चलती रही, लेकिन इन सब से अलग विमला जी मुंह बनाए बैठी थी। क्या बात है माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अमित ने प्यार से माँ से पूछा। क्या खाऊं, सब्जी में नमक इतना ज्यादा है कि खाया ही नहीं जा रहा, विमला जी मुंह बनाते हुए बोली। तो दूसरी सब्जी खा लो, सुमित ने कहा। उसमें तो मसाले इतने कम पड़े हैं कि मरीज की सब्जी लग रही है, विमला जी बोली। ये सुनकर नीता उदास हो गई। आज उसने बड़े शौक से सास की पसंदीदा सब्जी बनाई थी। सुमित इस बात को भांप गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। जाओ नीता, माँ से पूछकर कोई दूसरी सब्जी बना दो। ऐसा कैसे होगा कि सभी खाना खाएं और माँ भूखी रह जाएं? अमित ने कहा। नीता ने कुछ नहीं कहा, उठकर हाथ धोने लगी। ये देखकर सुमित से रहा नहीं गया। उसने कुछ नाराज होते हुए कहा, ये क्या बात हुई भैया, भाभी को खाने के बीच से क्यों उठा दिया? अब कुछ नहीं बनेगा, इतना सारा खाना है, माँ कुछ भी खा लेंगी, कहकर सुमित ने भाभी को हाथ पकड़कर बैठा दिया। सुमित जिद मत करो, नीता को जाने दो। नहीं, भाभी नहीं जाएंगी। और फिर सुमित ने माँ की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्यों माँ, सबकी खुशी के लिए एक दिन तुम खराब खाना नहीं खा सकती? हमेशा तो तुम्हारी पसंद का ही बनता है। भाभी कभी कुछ नहीं कहती, हमेशा चुप रहती हैं। उनकी भावनाओं की कभी तो परवाह करो। सभी की मांगों को वो पूरा करती हैं। उनकी क्या मांग है कभी किसी ने पूछा है? मुझे भी पनीर की सब्जी पसंद नहीं, फिर भी मैं खा रहा हूँ। जानती हो क्यों? इसलिए कि सिर्फ इस पल के लिए हम सप्ताह भर इंतजार करते हैं। आज खाना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि खाने के बहाने हम सब एक साथ बैठकर एक दूसरे को बहुत करीब महसूस करते हैं। तुमने देखा, मेरी जरा सी तारीफ से भाभी का मुरझाया चेहरा कितना खिल गया था।
ये सुनकर अमित गुस्से से बोला, सुमित, तुम्हें माँ को भावनाओं और जज्बातों के बारे में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बहुत दुनिया देख चुकी हैं। विमला जी जो अब तक चुप थी, ये सब देखकर बोली, तुम लोगों को मेरे कारण बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे सारे झगड़े की जड़ तो इस घर में मैं ही हूँ। इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम लोगों से और कुछ तो नहीं ही कहती हूँ। आज से अपने खाने के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूँगी। कहती हुई विमला जी खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई। जरा सी बात का तुम लोगों ने बतंगड़ बना दिया। पति को संबोधित करती हुई मीना बोली, सब सुमित की वजह से हुआ है। नीता अगर सब्जी बना देती और सभी लोग थोड़ी देर और इंतजार कर लेते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। भाभी से इतना ही स्नेह था तो मीना से क्यों नहीं बनवा लिया। अमित ने व्यंग से कहा, आप बात नहीं समझ रहे हैं भैया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। लेकिन हर समय टेंशन में रहना और बात बात पर मीन मेख निकालना माँ की आदत बन गई है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मीना की बनाई हुई सब्जी माँ को अच्छी ही लगती। इंसान का मन अच्छा नहीं हो तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता भैया, सहज भाव से सुमित ने कहा। माँ तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो ठीक है, कहो तो मैं माँ को लेकर कहीं चला जाऊं। गुस्से में अमित ने कहा। ये क्या कह रहे हैं भैया, आप होश में तो हैं? जो भी कह रहा हूं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। पांव पटकते हुए अमित बाहर निकल गया। खाना वैसे ही पड़ा रहा, मगर खाने वाले भारी मन से उठकर जा चुके थे। आज इस बात को 2 सप्ताह बीत चुके थे। विमला जी चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उस दिन के बाद से ही घर की सारी खुशी ही गायब हो चुकी थी। दोनों भाइयों के बीच बातचीत बहुत कम हो गई थी। विमला जी हर समय उदास बैठी रहती, बहुएं मशीनी जीवन जी रही थीं, बच्चे अपनी दुनिया में ही मस्त थे। आज सुबह जब विमला जी के मोबाइल की घंटी बजी तो उन्होंने देखा उनकी बेटी सुमन का फोन था। उसने बताया कि 2 दिन के बाद वो आ रही थी, 1 महीने के लिए। महीनों बाद विमला जी के होठों पर मुस्कुराहट की एक पतली सी रेखा खिंच गई। पल भर को लगा जैसे उनका कोई बहुत अपना उनके पास आ रहा है। एक वही तो है इस पूरी दुनिया में जिससे वो अपना दुख बांट सकती हैं। इस पराए माहौल से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को मुझसे मतलब ही नहीं है। विमला जी सोचने लगी। दादी, किसका फोन है? शुभम ने पूछा। अरे, तेरी बुआ आ रही है। विमला जी ने शुभम को प्यार से थपथपाते हुए कहा। दादी तो बच्चों को हमेशा काट खाने को दौड़ती थी। आज जब शुभम के साथ प्यार जताया तो वो हक्का बक्का रह गया और जल्दी से अपनी मम्मी के पास भाग गया। शाम तक सबको पता चल चुका था कि सुमन नैनीताल से आ रही है। सभी खुश थे, लेकिन किसी ने कहा कुछ नहीं। माहौल वैसा ही बना रहा। दोनों भाई ड्राइंग रूम में बैठे थे। विमला जी भी वहीं बैठी थी। मीना अभी अभी ऑफिस से थकी हुई आई थी। वो भी एक कोने में बैठी थी। बच्चे भी वहीं थे। सभी की नजरें टीवी की तरफ थीं। वातावरण इतना भारी था कि सभी बिना मन के चुपचाप टीवी देख रहे थे। नीता सभी के लिए ट्रे में चाय लेकर आ रही थी। अभी रास्ते में ही थी कि विमला जी ने आवाज दी, नीता बहू। ये सुनकर नीता ट्रे लिए गिरते गिरते बची। कितने दिनों के बाद उसे माँ की ऐसी उत्साह भरी आवाज सुनाई पड़ी थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो विमला जी के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। बहू, घर में घी है क्या? सुमन को गुजिया बहुत पसंद है। सोचती हूँ हम लोग मिलजुल कर बना लेते हैं। माँ के इस रूप को देखकर सभी हैरान थे और 2 दिनों के भीतर जब तक सुमन आ नहीं गई, विमला जी की फरमाइशें बढ़ती गईं। सुमन के स्वागत में पकवानों का ढेर लग गया। आखिर सुमन आ ही गई, लेकिन उसके साथ पति नहीं आए। अपने बेटे के साथ वो अकेली ही आई। उसके पति को छुट्टी नहीं मिली थी। शादी के बाद
सुमन 2 साल के बाद पहली बार मायके आई थी। घर का पूरा माहौल ही बदल गया था। विमला जी सारा दिन सुमन और उसके बच्चे में बिजी रहती। सुमन विमला जी के कमरे में ही सोती और देर रात तक वो दोनों बातें करती रहती। इसी बीच विमला जी ने ये कहकर सभी को चौंका दिया कि वो कुछ महीनों के लिए सुमन के साथ नैनीताल जाएंगी। सुमन को आए हुए 15 दिन बीत चुके थे। सुमन ने भी माँ में आए हुए बदलावों को भांप लिया था। उसने ये भी देखा कि जितनी फिक्र उन्हें सुमन की रहती उतनी किसी की नहीं। जो भी हंसती बोलती सिर्फ सुमन से ही, बाकी लोगों से कटी रहती थी। एक दिन विमला जी सुमन से हंस हंस कर बातें कर रही थी। इतने में ही अमित आया, जो 2-3 दिनों से ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया था। आते ही उसने माँ के पांव छुए। उसे देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और फिर अमित उनमें बिजी हो गया। विमला जी बेटे को देखकर अचानक चुप हो गई। सुमन ने इसे गौर किया। सुमन ने जब माँ से ये पूछा कि उन्होंने भैया के आते ही उनका हाल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि पहले तो विमला जी बेटों के आते ही उनके पास दौड़ कर जाती थी। इस पर विमला जी का यही रोना था कि अब तो बेटों का अपना संसार है, उन्हें किसी के लिए फुर्सत नहीं है। सुमन माँ में आए इस बदलाव को देखकर बहुत दुखी थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? वो सोच रही थी कि माँ को कैसे समझाए, क्योंकि माँ का आजकल स्वभाव बन गया था। वो हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती थी। सुमन ये समझ गई थी कि एक बार यदि माँ उसके साथ चली जाती हैं तो आने के बाद भाई भाभीियों का जीना और भी हराम कर देंगी। उनकी हर बात की तुलना सुमन से की जाएगी। जाने के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, सुमन की चिंता बढ़ती जा रही थी। दोपहर को सुमन और विमला जी खाना खाने के बाद अपने कमरे में बैठी थी। इतने में नीता आकर चाय दे गई। विमला जी को दोपहर में चाय पीने की आदत थी। नीता जा ही रही थी कि सुमन ने रोक लिया। आप भी बैठिए ना भाभी हमारे साथ। नीता बैठ गई, मगर विमला जी ने मुंह बना लिया। एकाएक कमरे का माहौल भारी सा हो गया। नीता समझदार थी, बच्चे का बहाना करती हुई उठकर चली गई। कितनी अजीब बात है, एक लंबी सांस खींचते हुए सुमन ने कहा। क्या हुआ सुमन? विमला जी ने चौंकते हुए पूछा। तुमने भाभी में ऐसा कभी महसूस किया है माँ? 5 सालों में वो कितनी बूढ़ी सी दिखने लगी हैं। सुमन का उदास चेहरा देखकर विमला जी ने पूछा, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं कहा, इसी बात का तो मुझे दुख है। मैं तुम्हारी तरह मेहमानों की तरह इस घर में नहीं रहना चाहती माँ। क्या मतलब? विमला जी चौंकी। हाँ माँ, मुझे आए हुए 3 सप्ताह बीत चुके हैं। इस घर में कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आया, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम बहुत बदल गई हो माँ। तुम्हें इस बात का एहसास है? तुम्हारे जैसे बेटे बहुत कम लोगों को मिलते हैं। बहुएं तुम्हारे इशारों पर नाचती हैं, उन्हें मुंह खोलने की हिम्मत नहीं। तुम कितनी सुखी हो इसका तुम्हें एहसास नहीं है माँ, और ये सब तुम्हारे संघर्षों का फल है, सुमन ने कहा। नहीं बेटी, तुम नहीं जानती। ये जो भी करते हैं अपना फर्ज समझकर करते हैं। किसी को मुझसे प्यार नहीं है। सभी की आंखों में परायापन झलकता है। विमला जी उदास होते हुए बोली। एक बात बताओ माँ, इन 5 सालों में तुम्हारे मन में एक बार भी भाभी के प्रति बेटी का भाव जगा? तुमने कितनी बार प्यार से बेटी कहकर उनके सिर को सहलाया है? कभी उनकी इच्छाओं को जानने की कोशिश की है? उनकी भावनाओं को समझा है? फिर तुम उनसे कैसे ये उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हें माँ समझें और उनके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम हो? सुमन ने समझाते हुए कहा। विमला जी हैरान होकर सुमन को देखने लगी। सुमन बोलती रही, इन बहुओं के प्रति तुम्हारे मन में इतनी आक्रोश की भावना है कि अपने बेटों को भी तुम उन्हीं से जोड़कर देखने लगी हो। माँ, तुमने सारा जीवन कष्ट और संघर्ष में बिताया है। आखिर किसके लिए? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारे बच्चों का संसार बस जाए।
उनकी भी अपनी एक दुनिया हो। आज जब वे अपने संसार में रम गए हैं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है माँ? बेटी, मेरी भावनाओं को समझो। सारा जीवन मैंने अपने आप को भुलाकर तुम लोगों का मुंह देखकर ही बिता दिया। मैंने माँ के फर्ज के साथ साथ उस दोहरे फर्ज को भी निभाया जो तुम्हारे पिता को करना चाहिए था। इतना सब करने के बाद अगर अपने बच्चों से मैं थोड़ी सी उम्मीद कर लेती हूँ तो क्या ये मेरा हक नहीं बनता? विमला जी रुआंसी होकर बोली। तुम्हारी बात एक हद तक ठीक है माँ, फिर भी एक बार तुम अपनी आत्मा से पूछ कर देखो कि संघर्ष के दिनों में जिस जीवन को तुमने गंवा दिया, क्या उस जीवन को अपने बेटों से तुम वापस नहीं मांग रही हो? तुम्हारा इस तरह के अकेलेपन का भाव, इस घर को अपना घर न समझना, सभी के प्रति असंतोष और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें, ये समझना कि जो भी हो तुम्हारी मर्जी से हो, ये सब क्या है? अपने बच्चों के लिए तुमने जो किया उसे तुम अब इस तरह वापस मांग रही हो। पहले तुम दुख में जीती थी, आज तुम उन्हें दुख में देखना चाहती हो। अरे, कोई माँ प्रसव के समय हुई वेदना को अपने बच्चों से कभी वापस मांगती है क्या? सुमन उत्तेजित होकर बोली। इस बात पर विमला जी रोने लगी, पर सुमन नहीं पिघली। जब तुम अपनी बहू को, जो तुम्हारे हर सुख दुख का हिस्सा है, अपनी बेटी नहीं मान सकी, तो अपने दामाद को तुम अपना बेटा कैसे मान सकती हो, जो तुम्हारे पास एक घंटा भी नहीं रहा? आज अगर मैं कहूं कि मेरे साथ चलकर हमेशा के लिए रहो, तो असलियत ये है कि तुम वहां भी नहीं रह पाओगी। तुम्हारे नैनीताल चलने के लिए मना नहीं है माँ, मुझे भी बहुत मन होता है कि तुम मेरे पास आकर रहो, लेकिन इस घर को ये एहसास कराकर जाना कि तुम इन लोगों से ऊब कर जा रही हो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो मेरे भी भाई हैं और तुम्हारे साथ साथ उनके सुख दुख की भी मुझे परवाह है। अमित भैया तुम्हें बहुत मानते हैं, उनकी आत्मा तुम में बसती है, वो तुम्हारे लिए पूरे परिवार को ठुकरा देंगे। ठीक इसके विपरीत सुमित भैया किसी एक के लिए पूरे परिवार को बिखरने नहीं देंगे। वो एक तुम भी हो सकती हो या मीना भाभी भी हो सकती हैं। ऐसे में तुम इन दोनों को कितना बड़ा घाव देकर जाओगी, इसका एहसास तुम्हें है क्या? ये घर तुम्हारा है माँ, और घर में जितने लोग हैं सभी तुम्हारे हैं, तुम्हारे खून से सींचे हुए। ऐसे में अपने आप को तुमने इस घर से अलग कैसे कर रखा है? सुमन ने समझाते हुए कहा। अचानक विमला जी उठी और कमरे से बाहर की तरफ चल दी। मैं जानती हूँ माँ, मेरी बात का तुम उल्टा मतलब निकालोगी और आज से मुझे भी पराया समझोगी। विमला जी को इस तरह जाते देखकर सुमन ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। इस बात को हुए आज 3 दिन हो गए थे। दोनों माँ बेटी के बीच इस बारे में फिर कोई बात नहीं हुई। विमला जी ने भी एक चुप्पी सी ओढ़ ली थी। सुमन के वापस जाने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। ननद के जाने की तैयारियां चल रही थीं। साथ में ले जाने के लिए सूखे पकवान बन रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। विमला जी अपने कमरे में बैठी हुई कोई किताब उलट रही थीं। तभी किसी की आहट हुई। उन्होंने पीछे घूमकर नहीं देखा। माँ, परसों तो तुम जा रही हो। नैनीताल में इस समय ठंड होगी। तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े ला दिए हैं, इन्हें रख लो। ये आवाज़ अमित की थी। विमला जी ने कुछ भी नहीं कहा, वैसे ही किताब के पन्ने पलटती रहीं। अमित लौट गया। पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। रात को सभी एक साथ खाना खाने के लिए बैठे। सुबह सुमन को माँ के साथ नैनीताल जाना था। सभी के भीतर हलचल थी, मगर सभी खामोश थे। सुमित ने खामोशी तोड़ी। माँ, तुमने अपना सामान पैक कर लिया या मैं कर दूं? नैनीताल में अभी ठंड होगी, अपना पूरा ख्याल रखना, वरना बीमार पड़ जाओगी। जाओ, जाकर जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। और हाँ, सप्ताह में 2 बार फ़ोन ज़रूर करना, नहीं तो हमें चिंता लगी रहेगी। लेकिन मैं जा कहाँ रही हूँ? विमला जी के इस कथन ने सभी को चौंका दिया।
मैं जानती थी माँ, तुम यही करोगी। फिर वही, हर बात का उल्टा अर्थ, सुमन ने कहा। नहीं बेटी, ये बात नहीं है। आज 3 रात हो गई, मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। ये सच है कि कोई इंसान जब किसी पेड़ पर उल्टा लटक जाए तो उसे पूरी दुनिया उल्टी नजर आती है। बदलाव हमारे अंदर होता है, लेकिन बदले हुए हमें आसपास के लोग लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है। सुमन, मैं नैनीताल जरूर आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। बच्चों की छुट्टियों में हम सभी साथ जाएंगे। कहती हुई विमला जी मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गईं।